अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ कहते हैं आपको खुशामदीद। अदालती महाज पर रवां हफ्ता इंतहाई अहम है। मखसूस नशस्तों के केस का फैसला महफूज हो चुका है। इस्लामाबाद के 3 हल्कों के केसेस में भी रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। ये समाअत भी जल्द मुकम्मल होने का इम्कान है। इसी तरह रवा हफ्ते ही बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया के खिलाफ वाहिद इद्दत केस का फैसला भी महफूज या सुनाए जाने का इम्कान है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को 12 जुलाई तक इस केस का फैसला करने का हुक्म दे रखा है। इसी केस में आज एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी है, जिसमें इद्दत केस को 12 जुलाई तक हर सूरत मुकम्मल करने की कदगन को खत्म करने की दरख्वास्त की गई थी। ये तीनों केसेस इंतहाई अहम है, क्योंकि मखसूस सीटें अगर हुकूमती इत्तेहाद को वापस मिल गई तो वो 2/3 अक्सरियत के नंबर्स पूरे कर लेंगे और आईनी तब्दीलियां कर सकते हैं। लेकिन अगर इस्लामाबाद की तीनों सीटें मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल गईं तो इस नंबर गेम को दोबारा तब्दील होना पड़ेगा। और इस तरह इद्दत केस वो वाहिद केस है जिसमें बानी तहरीक इंसाफ पाबंद सलासल है। इद्दत अपीलों पर फैसला 29 मई को सुनाया जाना था, लेकिन खावर मानिका ने जज शाहरुख अर्जुमंद पर इल्जामात लगाते हुए केस मुंतकिली की इस्तदा की और कामयाब भी हो गए। अब 12 जुलाई को दूसरे जज अफजल मजो का फैसला करने के करीब पहुंच चुके हैं, तो दोबारा से इल्जामात से भरपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है। इसी तरह इस्लामाबाद की 3 नशस्तों पर लीगी रहनुमा हमेशा ये दावा करते रहे कि उनके पास मुकम्मल फॉर्म 45 मौजूद है, लेकिन आज ही तारिक फजल चौधरी ने इस हवाले से मजीद वक्त मांग लिया है। ये तमाम केसेस किसी न किसी तौर मुल्क की आइंदा सियासत की सिमत का तयन करेंगे। मुल्क की सियासत का ये ऊंट उन केसेस के बाद किस करवट बैठेगा, इसी मुतालिक हम बात करेंगे। आज सबसे पहले हमारे साथ डायलॉग में मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। मखसूस नशस्तों के केस का फैसला महफूज हो चुका है। क्या तवक्को है आपको कि फैसला पीटीआई के हक में होगा, मुखालिफत में होगा, और अगर मुखालिफत में आ जाए तो पीटीआई को क्या करना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इंसाफ पर मबनी फैसला तो ये होगा जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मेरे ख्याल 2 तारीखों पे पहले बात की थी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाए कि आपके जो 3 दिन हैं सिलेक्शन के कैंडिडेट्स के पास कि वो किस पार्टी में जाना चाहते हैं, चूँकि आपने एक भांड मारा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिस इंटरप्रेट किया है और एक पार्टी को पूरा जो है वो आपने इलेक्शन से निकाल ही दिया है, लिहाजा आपके 3 दिन जो हैं वो फ्रेश स्टार्ट हों। तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये मौका दिया जाए कि वो अपनी पार्टी चुनें और उसके बाद मखसूस नशिस्तें जो हैं वो आइनी फार्मूले के ऊपर बांट दी जाएं। यानी जो तमाम 92 इस वक्त मेंबर्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको ये मौका मिले कि वो कहें कि हम तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं और उसके बाद ये सीटें जो हैं वो इस तरह से बांट जाएँ। सबसे फेयर आई वुड से कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो ऑब्जर्वेशन थी, सबसे बेहतरीन फार्मूला जो है वो यही होगा। और अगर ये नहीं होता और सी नशिस्तें जो हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी में यानी हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाती हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि फिर तो देखें सुप्रीम कोर्ट की अपनी एग्जिस्टेंस ख़तरे में पड़ जाएगी, अदलिया की एग्जिस्टेंस ख़तरे में पड़ जाएगी, क्योंकि फिर 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो मौजूदा पार्लियामेंट है, जो बुनियादी तौर पर लोगों ने इलेक्ट नहीं की और जो फॉर्म 47 की पैदावार है, उसको हम खुल खेलने का मौका देंगे और ये मौका देंगे उसे कि वो पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ करे, अदलिया को बिल्कुल एक अज़ूए मुअत्तल बना के रख दे। 2 लेजिस्लेशंस जो हैं वो हुकूमत अनाउंस कर चुकी है। एक लेजिस्लेशन आज़म तारड़ साहब ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि जो जजेस की मुद्दत है उसमें इजाफा किया जाए, जो एक्सटेंशन दी जाए उनको, खुसूसन चीफ जस्टिस पाकिस्तान। ये तासुर है कि हुकूमत ये अमेंडमेंट ला रही है चीफ जस्टिस पाकिस्तान फ़ाइज़ ईसा साहब की मुद्दत में इजाफे के लिए। और दूसरी लेजिस्लेशन जो कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी पोस्ट को ट्रांसफरेबल बना दिया जाएगा। यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको फेडरल शरीयत कोर्ट भेज दें, बलोचिस्तान भेज दें, सिंध भेज दें, ताकि उनकी जो उन्होंने ज़रूरत की ख़त लिखने की वो उन्होंने कैसे की। तो सारी जो लेजिस्लेशन है वो असल में अदलिया की कमर तोड़ने के लिए होगी इसके बाद, अगर ये नशिस्तें जो हैं वो हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी गई। बिल्कुल सही। अच्छा फवाद साहब, पिछले दिनों आपका बयान आया था कि मौजूदा क़यादत में और आपने सीज़ फायर हो चुका है, तो वो ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने सीज़ फायर में किरदार अदा किया, या इख्तलाफात क्या थे और कौन से गिले शिकवे थे जो दूर हुए हैं पीटीआई के साथ? देखिए जी, मेरा तो जो गिला शिकवा है वो तो स्ट्रेटजी के ऊपर है, हिकमत अमली के ऊपर है। हिकमत अमली में मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से
तहरीक इंसाफ ने पिछले 13 महीने में जो सियासत है, इतनी बड़ी जमात है, इतने बड़े लोगों की उसके पीछे एक कुव्वत मौजूद है, लेकिन अपनी सियासी हिकमत अमली ना होने की वजह से वो एक अपनी जो रास्ता है वो नहीं बना पाए। अगरचे ये बात सही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान में ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की पार्टनरशिप में एक बहुत आइन की कोई परवाह नहीं है, एक लॉलेसनेस है हर तरफ, और हम देख रहे हैं कि इदारों को एक उज़्व मुअत्तल बना के रख दिया गया है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को देखें तो वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। इन्वेस्टिगेशंस को देखें, मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। FIA और पुलिस जैसे इदारे जो हैं, जो किसी भी मुल्क के में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वो सिर्फ पपेट इदारे बन चुके हैं। उनके जो सरबराहान हैं उनकी हैसियत जो है वो ज़ाती मुलाजमों की होकर रह गई है। तो पाकिस्तान में जो इदारे हैं वो तो बिल्कुल तबाह हाल हैं, और इसमें मुकाबला करना आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद जो सियासी हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ की, वो होनी चाहिए थी। मसलन आप देखें, जब आपने इतना बड़ा इलेक्शन जीता 8 तारीख को, 9 तारीख को आप इलेक्शन के नताइज चोरी होने से नहीं बचा सके, जो जाहिर है कि हर सूरत में बचाए जाने चाहिए थे। उम्मीदवारों को, जिनको टिकट होल्डर्स थे, उनको सड़क पे होना चाहिए था, और आपको एक भरपूर उसमें रेजिस्टेंस दिखानी चाहिए थी, जो आपने नहीं दिखाई। उसके बाद जो आपकी अदालती हिकमत अमली है वो उसमें बड़ी खामियां हैं। तो देखें, मेरा मकसद तो यह है कि इमरान खान बाहर आने चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है, और अगर उसमें नाकाम हो रही है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, तो चाहे वजूहात जो भी हों, उन्हें अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। तो फवाद साहब, ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे, जाहिर बात है उन पर केसेस हैं, या तो केसेस का फैसला उनके हक में हो तो वो बाहर आए, लेकिन कोई ऐसी स्ट्रैटेजी PTI की हो सकती है कि वो बाहर आ जाएं, जो आपके ख्याल में मौसर साबित हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो इकरा बात यह है कि कभी भी आपकी जो कानूनी हिकमत अमली है आपकी सियासी हिकमत अमली के ऊपर हावी नहीं होती। हमेशा आपकी जो कानूनी हिकमत अमली है उसने आपकी जो सियासत है उसको डिटरमिन नहीं करना, आपकी सियासत ने आपकी कानूनी हिकमत अमली को डिटरमिन करना। क्योंकि अदालतें एक हद तक आपको जा सकती हैं, उसके आगे ज़ाहिर है अदालतें नहीं जा सकती। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप देखिए, तकरीबन मैं 6-7 महीने हो गए हैं, PTI जो है वो अभी तक अकेली है। कभी भी सियासत में आप अकेले होना जो है वो एक अच्छा नहीं होता। अभी तक जो है वो अपोजिशन अलाइंस बहुत, पाकिस्तान में जब इलेक्शन हुए हैं उसके बाद पार्टीज़ ने रिएक्ट किया, और जो रद्द-ए-अमल आया है कि इलेक्शन में धांधली हुई, उन जमातों को अभी तक तहरीक इंसाफ जो है वो इंगेज नहीं कर सकी, अपने साथ नहीं मिला सकी, जो बड़ी मैं समझता हूँ सियासी नाकामी है। तो सबसे अहम तो यही है कि आप एक पॉलिटिकल अलाइंस जो है वो अब आप का जल्द अज जल्द बने, और उसके बाद जो है वो आप सितंबर में जो बजट के हालात हैं, जो बजट जिस किस्म का आया है, ये यकीनी है कि पाकिस्तान के अंदर एक अवामी तहरीक शुरू हो चुकेगी, और ये जो अवामी तहरीक शुरू होगी इसको एक क़यादत की ज़रूरत होगी, और ये अलाइंस जो है अपोजिशन का वो इसकी क़यादत कर सकता है। लिहाजा ज़रूरी है कि ये अलाइंस जल्द अज जल्द वजूद में बिल्कुल सही। कल शेर शहीन साहब मेरे शो में मौजूद थे, और जब आपके मुतालिक ही सवाल किया तो वापसी आपकी इस्तेकाम पार्टी तो आप छोड़ चुके हैं, लेकिन क्या बानी PTI ने रजामंदी इस पर जाहिर कर दी है कि आप वापस PTI के अंदर आ जाएँ या आप ज्वाइन कर लें? देखिए, मैंने तो इस्तेकाम पार्टी कभी ज्वाइन नहीं की, और ना ही मेरा कभी उनसे कोई ताल्लुक़ रहा है। जो तहरीक इंसाफ की जो भी फैसला है, और मुझे ये भी अभी फ़र्क नहीं पड़ता कि इमरान खान क्या कहेंगे या बाकी कोई क्या कहेंगे, मेरा नज़रिया मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो हैं, अगर इमरान खान हारते हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अवाम हारते हैं। तो ये जो इस वक्त एक इतनी बड़ी तब्दीली, सोशल चेंज जो पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है, इसमें हर शख्स को इमरान खान का साथ देना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो PTI में है नहीं है, कैसा उसका पास कोई ओहदा है नहीं है।
तो इसलिए अदरवाइज तो देखिए अगर इस्तेकाम में होता तो मैं फेडरल मिनिस्टर होता, मुझे क्या प्रॉब्लम थी, जेलें ज़रूरी जाना था। बिल्कुल सही। अच्छा, आज आपका नाम ECL से निकल चुका है और आपके बकौल आप पर 40 FIRs जो हैं वो दर्ज थी। अब एक मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर, जब भी कोई ख़बर आती है उस पर एक डिबेट भी होती है, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यास्मीन राशिद हो गई, सरफराज चीमा हो गए, एजाज चौधरी हो गए, इन तो रहनुमा अभी भी जेल में है लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई आपके दिल में नरम गोशा है या कोई बैकडोर राब्ते हैं जो आपको रिलीफ मिल रहा है? हमें रिलीफ तो अदालतों से मिला है और 7 महीने बाद मिला है। फ़र्क यह है कि हमारे पे जो केसेस हैं वो बिल्कुल ही मज़ाक़ा ख़ेज़ किस्म के केसेस हैं, जिनका सर है ना पैर है। और जो इस वक्त में वो तो केसेस तो खैर यास्मीन बीबी पे, एजाज चौधरी साहब पे, इन पे भी मज़ाक़ा ख़ेज़ ही हैं और उनका जो है वो कोई सर पैर नहीं है। लेकिन हमारा तो मेरे केसेस तो बिल्कुल ही फजूल थे। और जो अभी जो रिलीफ मिला है वो तो अदालतों से ही मिला है। और मैं देख रहा हूँ कि मैं तो लीगल स्ट्रेटजी से भी सच्ची बात है खुश नहीं हूँ, जो कि इवन तहरीक इंसाफ की तो कोई है ही नहीं, इन लोगों के लिए भी कुछ नहीं है और इमरान खान के लिए भी कुछ नहीं है। तो ये तो जो एक लीगल स्ट्रेटजी बनाने की इम्पॉर्टेंट है और पार्टी को पीछे खड़े होने की ज़रूरत है। ये लोग एजाज चौधरी साहब हैं, अपने महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा है, आप देखिए ना इनकी तारीखों पे कोई नहीं जाता। जब भी होते हैं एक इंडिविजुअल MP है, मेरा पर्सनल ताल्लुक है तो मैं चला गया, कोई और किसी का ताल्लुक है तो चला गया, बट मैन हैसल पार्टी पीछे खड़ा होना चाहिए। जब उनकी तारीख हो, पूरी पार्लिमानी पार्टी पंजाब की उनकी तारीखों पे पहुंचे, वो क्यों नहीं पहुंच रहे? तो ये एक आई वुड से एक दबाव डालने की भी ज़रूरत होती है, चीज़ों को बनाने की भी ज़रूरत होती है, जो कि मैं समझता हूँ नहीं है। और जहाँ तक ये ताल्लुक है ECL का, अभी तो देखिए अदालतों के हुक्म है, पता नहीं इम्प्लीमेंट होते हैं नहीं होते, बट ये एक CPEC की कॉन्फ्रेंस है बीजिंग में, जिसके लिए मैंने इजाज़त मांगी थी और जो आज जज साहब ने दी है, जो तकरीबन 1 हफ्ते के लिए इजाज़त है, तो अगर जाने देंगे तो जाएंगे, वरना यहीं बैठेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं और कह रहे हैं कि आपका शाह महमूद से मुलाकातों का मकसद -1 फार्मूला था और ये सच नहीं है कि आप उन्हें इस बात पर कायल करने गए थे कि वो तहरीक इंसाफ की बागदौड़ अपने हाथों में ले लें, और अगर ये ऑफ़र आपने की तो इस पर क्या रिस्पॉन्स था उनका? देखिए ये वो लोग बात करते हैं जिनको सियासत की ABC का नहीं पता, जिन्हें पाकिस्तान में मतलब या तो वो कोई टम्बकटू में बैठे हुए हैं या कहाँ बैठे हुए हैं। देखिए ना, वोट PTI का वोट जो है वो PTI का तो वोट नहीं है ना, वो तो इमरान खान का वोट है। आज इमरान खान IPP के चेयरमैन हो जाएंगे तो सारा वोट IPP को चला जाएगा, वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हो जाए तो सारा वोट पीपल्स पार्टी को चला जाएगा। तो मुझे आप बताएं ना, -1 कैसे हो सकता है पाकिस्तान में? जो बंदा भी थोड़ी बहुत भी अकल रखता है वो ये बात कैसे करेगा कि जिसका वोट है उसको माइनस कर दें तो फिर बाकी क्या बचेगा? काट कबाड़ी बचेगा ना। आपने एक दफ़ा कहा भी कि परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी जैसे रहनुमाओं के आप सियासत के कायल हैं और वो शायद PTI को मुश्किलात से निकाल सकते हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब बहुत पहले कह चुके हैं कि PTI जिन हालात पे पहुंची है वो आप जैसे मशवरा साजों के वजह से पहुंची, और आपका तो उन्होंने बाकायदा नाम भी लिया है। तो आप समझते हैं कि मुतबादिल और मसीहा के तौर पर परवेज़ इलाही साहब स्टैंड आउट कर सकते हैं? नहीं, परवेज़ इलाही साहब का जो असम्बली तोड़ने के ऊपर मौक़िफ़ है, जाहिर है कोई भी चीफ मिनिस्टर जो है वो एग्री नहीं करेगा कि असम्बली तोड़नी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला था, जो असम्बली से बाहर आने का फ़ैसला था, उन्हीं बड़े फ़ैसलों की वजह से तहरीक इंसाफ आज जो पॉपुलैरिटी और जिस मुकाम पे खड़ी है, ये इतने बड़े जो फ़ैसले इमरान खान ने किए उनकी वजह से खड़ी है। क्योंकि अगर हम निज़ाम का हिस्सा होते तो आप देखिए ना, GB और कश्मीर जहाँ पे हम निज़ाम से नहीं निकले, वहाँ पे हमारी पार्टी जो है वो किधर गई? वो सारी पार्टी जो है वो उधर चली गई, ख़त्म हो गई। तो आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपने निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ना है तो आप निज़ाम का हिस्सा भी हों। लेकिन देखिए चौधरी साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो अगर इत्तफाक मुझे डांट भी सकते हैं, अगर वो समझेंगे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए हकीकत यही है कि आपको कद के लोग चाहिए होते हैं सियासत में, जो राब्ते हों, जिनकी बात जो है सुनी जाए। वो परवेज़ इलाही साहब हों, असद कैसर हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, ये जो पॉलिटिकल टीम है ना, इनका ये लोग जो हैं यही राब्ते कर सकते हैं। हामिद खान है, रऊफ़ हसन है, शिबली हैं, इवन गौहर बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है, लेकिन देखिए इन लोगों का पॉलिटिकल राब्ते तो नहीं हो सकते।
ना ही इनकी कोई पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी जो है हो सकती है। अच्छा, बानी पीटीआई भूख हड़ताल का सोच रहे हैं और मेरे ख्याल में ये रिलीफ हासिल करने का शायद आखिरी हरबा हो सकता है, तो आपको लगता है उन्हें मायूसी है कि शायद पीटीआई सियासी और कानूनी महाज पर फेल हो चुकी है, तो अब ये एक आखिरी हरबा इस्तेमाल कर लिया जाए, और अगर वो ये कर लेते हैं तो कितना मौसर है? देखिए, भूख हड़ताल का जो मामला है ये दुनिया में, चाहे वो महात्मा गांधी हों, नेल्सन मंडेला हों और बड़े जो इनकलाबी रहनुमा गुजरे हैं, उन्होंने भूख हड़ताल जो है वो एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर, एक एहतजाज के अलामत के तौर के ऊपर जो है वो भूख हड़ताल को लिया जाता है। इट्स अ ह्यूज पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका ह्यूज एक इम्पॉर्टेंस है सियासत में। लेकिन मेरी नज़र में इमरान खान जो हैं वो इस वक्त इतनी बड़ी एक सियासी कुव्वत उनके पीछे है, जो पाकिस्तान के लोग इस वक्त 75-80% लोग इमरान खान के पीछे खड़े हैं, तो उसको ही अगर चैनलाइज कर लिया जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव जो है वो बन सकती है। बाकी ये तो एक एहतजाज का एक समझिए अलामत है ना इमरान खान जो कर रहे हैं, वो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं तो उनसे यही अपील करूंगा इमरान खान से कि वो भूख हड़ताल ना करें, उसके बजाय जो पॉलिटिकल टीम है उसको मौका दें कि वो अपनी सियासी हिकमत अमली बेहतर करें। बिल्कुल सही। अच्छा, आज काबीना ने हसास इदारे को कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार दे दिया है, और उमर अयूब ने भी कहा कि कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले खुद भी कॉल ट्रेसिंग की जद में आएंगे। आप भी एक ज़माने में वफाकी काबीना का हिस्सा रहे हैं, क्या समझते हैं ऐसी इजाज़त देने के मुहरकात बेहतर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? देखिए, सच्ची बात यह है कि जी बैलेंस इज़ एवरीथिंग। ये कहना कि आप कॉल्स कोई भी ट्रेस ना करें ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बहरहाल जो मेन काम है टेररिज्म को करना या वो करना एक अपनी सिक्योरिटी के हवाले से करना, तो उसमें ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे तो पॉलिटिकल यूज़ हो रहा है ना, जो पॉलिटिकल यूज़ है कॉल ट्रेसिंग का वो कंडेमेबल है। अब इसको फेयर ट्रायल एक्ट जो है हमारा 2013 है आई बिलीव, फेयर ट्रायल एक्ट, उसमें रेगुलेट किया गया है। अब ये जो सर्कुलर इन्होंने दिया है ये तो मेरा ख्याल है कि ये तो सेटिसाइड हो जाएगा, क्योंकि ये फेयर ट्रायल एक्ट के खिलाफ है और सर्कुलर जो है वो लॉ के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। तो जो फेयर ट्रायल एक्ट है उसमें आपको मजिस्ट्रेट की या सेशन जज की परमिशन चाहिए अगर आप कोई कॉल ट्रेस करते हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है, कॉल ट्रेसिंग के लिए आपको एक जुडिशियल अथॉरिटी के सामने पेश होना चाहिए और जुडिशियल अथॉरिटी रीजंस रिकॉर्ड करके फिर अलाउ करे कॉल ट्रेसिंग। तो कॉल ट्रेसिंग का जो फेयर ट्रायल एक्ट में जो प्रोसेस दिया गया है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है इस सर्कुलर से। ये सर्कुलर एनीवेज ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, ये खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, आप जब अपने दौर में मीडिया को रेगुलेट करने के लिए भी बिल लेकर आ रहे थे और काफ़ी आपने सोशल मीडिया के हवाले से भी काम किया, अब सियासी अमूर के जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी कल कहा है कि हुकूमत सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए जो कानून साजी चाहती है अदलिया उसको करने दे, उसमें रुकावट ना डाले। एक्स पर पाबंदी है, मुल्की सलामती के लिए इसे ख़तरा करार दिया गया है। चूँकि आप भी इस पॉलिसी के अंदर अपने तौर पे अपने विजन के तहत काम करते रहे हैं, किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें रदलिया रुकावट ना डाले और वो भी कान ना धरे सोशल मीडिया पर जो चल रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि लॉ एंड रेगुलेशन टू रेगुलेट सोशल मीडिया और मीडिया ये तो पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि आप जो राना सनाउल्लाह की गवर्नमेंट है वो सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं कर रही, वो इसको सेंसर कर रही है। नाउ सेंसरशिप एंड रेगुलेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो लॉ हम भी लेके आए थे वो, और जो मैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहा था, वो तो ऑस्ट्रेलियन जो लॉ है और जो यूके का ऑफकॉम लॉ है, उन दोनों को हमने मिला के ये लॉ बनाया था, जो बड़ा फेयर एक लॉ था जिसमें सेंसरशिप नहीं थी। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया को रेगुलेट करना इम्पॉर्टेंट है, मीडिया को रेगुलेट करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेंसरशिप की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब इसी तरह से ये जो डेफेमेशन लॉ लेके आई पंजाब गवर्नमेंट यहाँ पे पंजाब में, वहाँ पे देखिए ना, प्रॉब्लम यह है कि आपने अपने जज लगाना आप चाहते हैं, उन जजों से आप कहते हैं कि हम आपके एक जो मुद्दई है वो खुद ही जज लगा के उसके पास चला जाएगा, तो क्या इंसाफ होगा? पहले ही बुरा हाल है। जो प्रॉब्लम है राना सनाउल्लाह की गवर्नमेंट में, जिसपे जुडिशरी ने इंटरवीन करना ही करना है, वो ये है कि जुडिशियल फंक्शंस को एग्जीक्यूटिव
के मातहत करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में ये शरफ फरीदी केस है, फिर महरम अली केस है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दफ़ा ये बात जो है वो कर दी है, लिहाजा ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। अच्छा, आपने 9 मई के हवाले से कहा था कि ये मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बना, जो तहकीकात होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। किस तरह की तहकीकात की आप तवक्को कर रहे थे? देखिए ना, ये जो एक इन्होंने बनाया था कि फॉर एग्जांपल आज ही आप अगर केसेस देखें तो आज हमारे तकरीबन जो सारी लीडरशिप थी, 500 आदमी जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर में पेश हुआ। अब जज साहब ने पहले जो है सबकी हाजिरियां लगाई, उसके बाद उन्होंने आईओ साहबान को कहा कि अब इन 500 लोगों का रोल बताइए कि क्या है, और आईओ के पास कुछ भी नहीं था कि क्या रोल है। अब मेरा जो आईओ साहब ने फिर जाके जो सारा किया कराया, उन्होंने कहा जी हमें तारीख दे दें ताकि हम लोगों के रोल ढूंढ सकें। अब 1.25 साल के बाद पुलिस जो है लोगों को खज्जल ख़राब करने के बाद वो कह रही है कि जी हमें मौका दें कि हम लोगों के रोल एसरटेन कर सकें कि इनके रोल हैं क्या। तो अगर आपको रोल ही नहीं पता तो लोगों को आपने जेलों में डाला हुआ है। मीटिंग का हाल ये है कि आप देखिए कि मैं इस्लामाबाद के केसेस में हूँ कि मैंने एक जूम मीटिंग में इस्लामाबाद से शिरकत की चक्री से, जिसमें कि 9 मई प्लान हुआ। फैसलाबाद में मेरा केस है कि मैं उसी दिन मैंने लाहौर की मीटिंग में शिरकत की। मुल्तान में वो कह रहे हैं कि मैं दोनों मीटिंग्स में नहीं था, मैं मुल्तान में था। तो अब देखिए, एक ही पुलिस है, एक ही प्रोसिक्यूशन है, आपस में फ़ोन करके ही पता कर लें ताकि इल्ज़ाम तो एक जगह पे लगा दें ताकि उसके मुताबिक हम फैसला कर लें। तो ये एक्चुअली एक बिल्कुल फास्ट केस इन्वेस्टिगेशन है। और आपने वो खबर पढ़ी होगी जिसमें अभी उन्होंने बताया कि किस तरह से 9 मई के मुल्ज़मान से जो रिकवरी हुई वो सामान मार्केट में बिक रहा था। तो आई कैन एश्योर यू कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो आपको पता चलेगा कि इस्लामाबाद के, लाहौर के, गुजरांवाला के, मुल्तान के, फैसलाबाद के, मियाँ वाली के जो आईओज जो कि इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे वो इलाकों में लाखपति से करोड़पति हो चुके हैं। उन्होंने इतने लोगों को इसमें नेट में डाला, पैसे लेके छोड़ा गया, पैसे लेके डाला गया। इट्स अ ह्यूज मेस जो 9 मई के नाम के ऊपर पुलिस ने मचाया। बिल्कुल सही। सर, एक आखिरी सवाल, आइंदा 1-2 सालों में आप बतौर सियासतदान अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, विद इन द पीटीआई या फिर इंडिविजुअल? नहीं, हम तो पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। पीटीआई जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में सियासत तो बहाल हो, ज़रा सियासत बहाल होती है तो फिर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तो आ ही जाएंगी और उसमें नॉर्मलिसी आएगी। पहले तो मुल्क तो नॉर्मलाइज हो। 1-2 सालों में तो जो हालात जा रहे हैं इसी तरह से हम चलेंगे तो फिर तो पता नहीं हम सभी कहाँ होंगे। तो पहले नॉर्मलाइज हो, मुल्क तो नॉर्मलाइज हो। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपका मेरे साथ मौजूद थे, सीनियर साथीदार और साबिक वफाक। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और आपसे एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर मंदुखेल साहब। बहुत शुक्रिया कादर मंदुखेल साहब आपका। सर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का तफसीली फैसला जो है वो सामने आ गया है, जिसमें कहा गया है कि शफाफ ट्रायल के बगैर एक मासूम शख्स को फांसी दी गई। और अब इसकी तफसीली फैसला आने के बाद आपकी जमात मुख्तलिफ प्लेटफार्म से मुतालबा कर रही है कि इस फैसले को भी कलअदम करार दिया जाए। कुछ ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप लोग इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं? देखिए, पहले तो बात ये कि कोई 8 या 9 चीफ जस्टिस गुजरे हैं और ये काजी फायज इसाक साहब वाइड जज है जिस केस को कम से कम सुनत हुई है, लेकिन वो भी नामुकम्मल है मेरे हिसाब से। अब देख रहे हैं खुद अपने फैसले में जो तफसीली फैसला है उसमें फरमाते हैं कि उस वक्त अदालतें आईनी नहीं थी, मार्शल्ला के अंडर थी। तो अब मुझे बता दो कि हमारा कैद तो आपसे चला गया, आपने उनके बारे में क्या लिखा गया, आपने उनको क्या पनिशमेंट दी है? आपने ये कह दिए एक बंदा है फांसी चढ़ गया नाजायज, जावला को फायदा हो गया, मगर हमें क्या फायदा हुआ? 45 साल बाद जो फैसला है उस फैसले में भी हमारे लिए क्या रिलीफ है? हम उस शहीद भुट्टो साहब को तो वापस नहीं ला सकते, मगर कम से कम आप इस चीज को तो निशानदेही कर देते उसमें, इस केस में, कि बाबा जो लोग जिंदा है उनको प्रोसिक्यूट कर दे, उनके खिलाफ केसेस कर रहे हैं। वो जो मुद्दई है वो तो जिंदा है, वो दूसरे लोग तो जिंदा है, उनको प्रोसिक्यूट कर दे, या हम कानून हाथ में लेके उनके पीछे दौड़ पड़े। तो मैं ये समझ रहा हूं कि एक बदकिस्मती है
कि एक सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को इस तरह झूठे केस में हमसे अलग कर दिया, और पाकिस्तान की तारीख का 77 साल तारीख का, मुझे 30 सालों के सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए ये पहला मुकदमा है जो हाई कोर्ट में चला है। तो हाई कोर्ट का क्या ताल्लुक? यानी आप मुझे बताओ, जो केस सेशन कोर्ट में चला था वो हाई कोर्ट में चला है, तो बुनियादी गलत भी है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि यकीनन मैं सबसे पहले तो हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि आप 5 जुलाई को एक डिक्लेयर कर दे यूम सियाह के तौर पे। उसके अलावा मैं सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि आपने ये फैसला तो सुना दिया है, मगर इस फैसले में आपने माना कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत की, आपने माना कि वो अदालतें गैर आईनी थी, आपने माना कि मार्शल के मातला थी, आप मुझे बताओ आपने सजा क्या तजवीज की उसके लिए? आपको एक तजवीज देना था, आपने तजवीज क्या की है? कम से कम उस मुर्दे जौला के लिए कुछ सजा तो तजवीज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसे शरीफ वाली केस में केन्या के कोर्ट ने क्या कहा कि पुलिस वाले जिम्मेदार है, उसको प्रोसिक्यूट कर दे। आपने तो वो भी नहीं किया है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा, कादर मंतोखेल साहब आगे बढ़ते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने एपीसी बुलाने के फैसले का तो खैर मकदम किया, लेकिन उन्होंने कहा कि माजी के चंद फैसलों की वजह से हम दहशतगर्दी से नहीं निपट सके। किस जानिब वो इशारा कर रहे थे कि ऐसे कौन से फैसले थे? क्या वो तालिबान से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई पॉलिसी पर बात कर रहे थे, इशारा दे रहे थे? देखिए, आप सबसे पहले वो पीटीआई के बारे में, अली अमीन गंडापुर के रवैये के बारे में, आपको याद हो इमरान खान साहब ने बोला कि तालिबान के लिए यहाँ दफातर खोला जाए। आपको याद है बिलावल साहब ने कहा कि यही लोग हैं। और फिर आपको ये भी याद है 2008 से 2013 तक जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, दहशतगर्द इस्लामाबाद की मरगला की पहाड़ियों तक आते, उसको किसने धकेला? पीपल्स पार्टी के वक्त में ऑपरेशन हुआ। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो 15 साल की है, पीटीआई ने सहूलतकारी की है, पीटीआई ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी की है, आज भी वो सहूलतकारी के लिए तैयार है। मैं ये नहीं कहता हूँ ऑपरेशन होगा, मेरी पार्टी जो फैसला करेगी, लेकिन इस ऑपरेशन में जो कबायली हमायदीन है, जैसा बिलावल साहब ने भी जिक्र किया है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, उनको एतमाद भी लिया जाए। आप अगर वजीरिस्तान में ऑपरेशन करेंगे, वहां से आप दहशतगर्दों को भगाएंगे, जब वहां के लोग जिसको आप अमन दे रहे हो वो खुश नहीं है, तो ऑपरेशन का फायदा तो नहीं हुआ कोई। अगर स्वात में ऑपरेशन कर रहे, वहां से दहशतगर्दों को आप भगा रहे हो और वहां के मकामी लोग खुश नहीं है, तो उस ऑपरेशन का तो कोई फायदा नहीं है। तो फिर मैं ये समझ रहा हूँ कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी यकीनन अपनी तजावीज देगी, और खुशाइन बात ये है कि पीटीआई भी उस में शिरकत कर रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो मुल्क में यकीनन सबको पता है कि दहशतगर्दी है, यकीनन सबको पता है 80,000 से ज्यादा जाने गई है। हमारी लीडर बीबी शहीद को हमसे अलग की है, दहशतगर्दी के नजर की है, तो हम तो खुद विक्टिम है। 600 से ज्यादा जाले हमारे शहीद हो चुका है, हम तो खुद विक्टिम है। लेकिन सवाल ये है कि जब ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन ऐसा हो जो हमें भी तो काबिल कबूल हो, जहां और है उनको भी तो काबिल कबूल हो, और जहां सबको काबिल कबूल हो, ऐसा ऑपरेशन के ऊपर पैसे खर्च करना ही मेरे हिसाब से बेकार है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, कल हुकूमत ने एक्स को मुल्क की सलामती के लिए, यानी कि ट्विटर जो पुराना जिसे हम कहते हैं, उसे खतरा करार दिया और कहा कि इस पे जो बैन है वो ख़त्म नहीं किया जाएगा। और आज शहरियों की कॉल रिकॉर्डिंग्स हत्ता के मैसेज तक में मुदाखलत की इजाज़त हसास अदारों को काबीना की तरफ से दे दिए गए, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी सिविलियन हुकूमत ने ऐसी इजाज़त दी हो। पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ रहेगा या क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं समझ रहा हूँ पहले तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। जो पंजाब में जो बिल पास हुआ है, उस बिल की भी हमने मुखालफत की। हमारे गवर्नर की गैर मौजूदगी में इन्हें ये सारा खेल खेला गया। तो मैं ये समझ रहा हूँ आज ये, लेकिन फिर मैं एक और बात भी आपको बता दूं, मैं एक आम सा कारकुन हूँ। कम से कम 15 साल पहले मुझे एक आला अफसर ने बताया कि आपका खून टेप हो रहा है, तो मैंने कहा होने दो टेप। तो मैंने कौन सा दहशतगर्दों से बात करनी है, मैंने कौन सा इंडिया के जनतों से बात करनी है? मैं अगर दोस्तों से गपशप कर रहा हूँ, कोई सुन रहा है तो सुनने दो। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है, ये आज लेटर निकला है। क्या खून टेप नहीं हो रहा है? किसका नहीं हो रहा है टेप? सबके हो रहा है। खुद इमरान खान साहब ने अपने दौर में ये कहा कि बिल्कुल टेप होना चाहिए, जहां दहशतगर्दी का ये सारी चीज खत्म हो तो वो भी याद रखे। तो मैं समझ, लेकिन आज तो उनकी जमात ने कह दिया है कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। हमारे साथ ही मौजूद है सर नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया निहाल साहब आपके वक्त का। आप क्या समझते हैं जो हसास अदारों को इजाजत दी गई है कॉल रिकॉर्डिंग और टैपिंग की,
ये कहा गया है पीटीआई की जानिब से कि जो ये इजाजत दे रहे हैं कल खुद ही इसी चक्कर में फंस जाएंगे। आपके क्या व्यूज हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इल्म में नहीं है कि किसने किसको इजाजत दी है। काबीना ने इजाजत दी है, काबीना ने इजाजत दी है। अगर आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश है तो ठीक है। कई वक्तों में, कई रियासत में, कई मुल्कों में ऐसे हालात होते हैं जहाँ पे जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स होते हैं उन तक पहुँचने के लिए या एंटी सोसाइटी एलिमेंट्स को पहुँचने के लिए इस तरह के टेप्स की इजाजत दे दी जाती है, मगर वक्ती तौर पे दी जाती है और बाद में फिर वो, और अगर जिन लोगों को ये इससे कोई दुश्वारी है तो अदालतें आज़ाद हैं, वो जा सकते हैं अदालतों में जा करके उसको चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सर, इस्लामाबाद की 3 नशस्तों पर जो रोजाना की बुनियाद पर केस चल रहा है, ये नशस्तें आपको लगता नहीं है कि ये नून लीग के पास रहेंगी, लेकिन अगर ये आपके उम्मीदवारों के हक में फैसला नहीं आता तो क्या आप लोग अपील में जाएंगे या फिर रिटायर्ड जजेस के ट्रिब्यूनल का इंतजार किया जाएगा ताकि मुबैना तौर पर ये फैसला आपके हक में आ जाए? आपने फैसला सादिर फरमा दिया, अब इससे आगे मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। अब तो आप ही बताएंगी कि क्या आपने जिस अंदाज से मुझसे सवाल पूछा, मुझे तो लगता है कि आपने फैसला नहीं सर, मैंने तो सिर्फ सवाल ही पूछा है आपसे। नहीं, आपने फैसला सादिर कर दिया, तो अब आपसे मैं पूछता हूँ कि मोहतरमा आप बताएं कि क्या होना चाहिए। नहीं सर, आप बताएं अपनी जमात का मौक़िफ़। अगर ये जब आपको नशस्तें नहीं मिलती तो आप लोग क्या करेंगे? प्लीज, आपने जिस अंदाज में मुझसे, देखिए आपने तो फैसला ही सादिर कर दिया, तो अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा कि मैं क्या करूं। अगर ये फैसला आने के बाद सवाल करेंगी आप तो फिर मैं ज्यादा बेहतर पोजीशन में होगा आपको बताने में। आपने फैसले आने से पहले ही मुझे बयान कर दिया, तो अब फिर मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहा। सही, तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आगे ये बताइएगा, अदलिया मुखालिफ मुहिम पर हम बात कर लेते हैं। हुकूमती खामोशी की इस पे क्या वजह है? क्योंकि अदालतें आलिया हो, जजेस हो, वकला हो, काउंसिल हो, सभी इस अमल की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुकम्मल खामोशी है इस पर। नहीं, अदलिया मुखालिफ कोई भी नहीं करता है, ना करना चाहिए कोई मुहिम को। आपको फर्द के साथ इख्तलाफ हो सकता है किसी भी फर्द के खिलाफ, मगर अदलिया से हमें इख्तलाफ नहीं। अदलिया तो हमारे सबसे पावरफुल इंडिपेंडेंट जो ऑर्गन्स हैं स्टेट की, वो है, वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, वो एक स्टेट ऑर्गन है और उसकी हिफाजत करना, उसकी दिफा करना, उसकी इज्जत करना, ये हम सबका फर्ज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी, आपका मेरे साथ मौजूद है। कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मेरे साथ मौजूद है। कादिर साहब, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो, हत्या इज्जत का बिल हो, बजट पर कई गुना टैक्सेस का मामला हो, ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस तैनात करने का मामला हो, पीपल्स पार्टी ने अपेरेंटली हर जगह नून लीग को सहारा भी दिया है, मदद भी की है, तो क्या मुस्तकबिल में भी इन तमाम कानून साजी को आप सपोर्ट करते रहेंगे? क्योंकि इक़्तिदार तो आनी जानी चीज़ है, कल को यही कानून और पॉलिसियाँ आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया और उसका जवाब बिलावल भुट्टो साहब ने कल पेशावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस वक्त ये बताया कि हमारे सारे पे नून लीग खड़ी है हुकूमत। तो नून लीग को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए जिस तरह वो फैसले कर रही है, किस तरह इनका साथ दिया जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा देर तक पीपल्स पार्टी साथ देगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तरफ तो आप लोग हमें थाने देते हैं हम हुकूमत का हिस्सा है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत के सपोर्टर जरूर है। फिर हम कैसे सपोर्टर हुए कि बजट बनाए और हमें कानून खबर नहीं हुई, फिर बजट के बाद जाके भाई चलो चलो असम्बली चलो ओढ़ दो, ऐसा तो नहीं बनेगा बात। फिर जाके कुछ वादे, कुछ मुज़ाकरात, ये सारे चीज की चलो हमने कहा कर दो उसको, लेकिन बजट के एक हफ्ते बाद उन्होंने, आप देख रहे हैं बिजली का जो एक तूफान, एक बिजली गिरा दी लोगों के ऊपर। बुनियादी आपको पता है 70 रुपए तक यूनिट बिजली की चल रही है, 70 रुपए। आप मुझे बताओ कौन सा मुल्क में चल रहा है, कौन सा माशरे में चल रहा है कि इलेक्ट्रिक जैसा करप्ट अदारा जो रात 2 बजे से 4:30 बजे तक मेरे हल्के में लोड शेडिंग है, दिन भर अलग 14 से 16 घंटे, 174 अरब आपने सब्सिडी दी है। इन चोरों को सब्सिडी देने के बजाय आप आवाम को सोलर दे देते। तो बाद में यही कहूंगा शहबाज शरीफ साहब ने, अगर आप इसी तरह पॉलिसी चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये जाला भी एक छोटा मोटा वकील है, आपको टफ टाइम देगा। आपने वादा किए कि 5 मंसूबे के लिए आपने 1 रुपए नहीं दिए, आपको वादा झूठा निकला। कि 4 मंसूबे के लिए जहां बिलावल साहब ने आपको शहबाज स्पीड किया, न जाने आपकी ब्रेकें कान लग गई है। आपने 30 अरब रुपए दिए, 30 अरब में बनेगा ये पूरा कराची बूंद बूंद को तरस रहे। अगर इसी तरह इनकी पॉलिसी होता रहा, इसी तरह 4 लाख मुलाजमीन का जहां असम्बली ने कवानीन पास किए वहां डट के ये मुखालफत करे,
वही अटॉर्नी जनरल है जो पहले हिमायत करता है, ठीक आज है। वही अटॉर्नी जनरल है अदालतों के सामने जो है ना सर झुका के खड़ा होता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे नहीं लग रहा है पीपल्स पार्टी ज्यादा देर तक साथ देगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। कादिर खान मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे। देखते हैं अब APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, इसका क्या एलामिया सामने आता है और तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ रहता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।